तकाजा है वो उसके मुताबिक नहीं है। जैसे बात हुई कि जो भी अफरात ज़र कमी करने के लिए जो भी सेक्रीफाइस देनी पड़ी वो लोगों को देनी पड़ी, इंडस्ट्री को देनी पड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, हमारी जो शरह नमू है या ग्रोथ है या मईशत की जो पैदावार है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आ रही है, तो हमारे जो बच्चे बड़े होके काम में जा रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हुकूमत ने सेक्रीफाइस नहीं की है, सिर्फ लोगों से सेक्रीफाइस करवाई है। और अब भी जो बजट में बातें आ रही हैं कि 1200 से 1500 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा जिसके अंदर ये MNAs जो हैं वो प्रोजेक्ट देते हैं वगैरह वगैरह, तो ये एकदम मुनासिब बात नहीं है। इस वक्त आपको अखराजात कम करने चाहिए ताकि खसारा कम हो और स्टेट बैंक को कम पैसे छापने पड़े ताकि नोटें कम छपें और ताकि महंगाई कम हो। लेकिन कोई हिस्सा नहीं डाल रही है हुकूमत, सिर्फ स्टेट बैंक को छोड़ रही है और स्टेट बैंक इतना ज्यादा शरह सूद रख रही है कि इकोनॉमी बैठती है, उसकी वजह से इफरात ज़र को कम करने के लिए मुकर्रर करदा बुलंद शरह सूद के नतीजे में आपने वजह फरमाया बेरोजगारी और गुर्बत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, और कुर्बानी सिर्फ निजी शोबे और टैक्स दहिंदगान नहीं बर्दाश्त की है। ताहम दैट ब्रिंग्स अस टू द $1 मिलियन क्वेश्चन, वफाकी या सूबाई हुकूमतों ने इस कुर्बानी में अपना हिस्सा या पुरसा क्यों नहीं डाला और डालने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं किए? इनके अखराजात में बिला रोक टोक इजाफा ही होता चला जा रहा है, हम भारी खसारे पैदा करते चले जा रहे हैं, और जो काम करने वाले हैं, मुझे बताया गया जब इंटरव्यू भी हमने किया फाइनेंस मिनिस्टर का कि NFC को रिविजिट किया जाएगा, नहीं किया गया, नई कोई बैठक लगी। मेरी गुजारिश ये है कि ये हुकूमत जो है वो अपने साए से भी डरती है, और हम सब जानते हैं मेयर के ये कितना मैंडेट लेके आए हैं, तो जाहिर है कि ये डर के काम करते हैं। और इनको जो इस वक्त जरूरी था कि NFC अवार्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको ये जो 2 टैक्स हैं प्रॉपर्टी का और ज़राअत का, ये वफाक को देने पड़ेंगे, और वफाक जो पैसे दे रही है सूबों के वो कम करने पड़ेंगे। वो नहीं करेंगे, 10 करोड़ लोग अब आपके चले जाएंगे इस साल के आखिर में के नीचे, और लोग गुर्बत में डालेंगे। मगर मिफ्ताह बताइएगा कि देखिए ना, अभी भी बात हो रही है कि बड़े जमींदार जो हैं या फिर अमीर शहरी जो हैं, प्रॉपर्टी मालकान जो हैं, उनको शामिल करने के लिए टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की बजाय इस साल भी टैक्स जमा करने की कोशिशें एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तनख्वाहदार, सैलरीड क्लास मुलाजिमीन, इन पर तमाम तर तवज्जो मरकूज हुई है। यानी कि सिर्फ तनख्वाहदार और मुतवसत तबका, मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेशंस पर ही टैक्स उनसे ही अब एक बार फिर छोड़ा जाएगा। अब टेक्सटाइल की सनत एक बार फिर तवानाई के जो रीजनल आपके मुसाबकती टैरिफ है, कंपैरेबल टैरिफ है, उसका डिमांड कर रही है। IMF तमाम इस्तिस्ना और एमनेस्टी को रूल आउट कर चुका है और कह चुका है दैट दे विल नॉट टॉलरेट दिस। अद्वियात की फरोख पर भी GST की बात हो रही है, पेट्रोल और डीजल पर भी मजीद टैक्स लगाने की बात हो रही है। सो वफाकी हुकूमत अब जब अद्वियात, दूध, पाउडर, दीगर जरूरियात पे 18% सेल टैक्स आयद करेगी, क्या करेगी अवाम सर? किधर जाके सर मारेंगे या क्या करेंगे? देखिए महर, 2 उसूल होते हैं टैक्सेशन के। एक कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी, जितने लोग पैसे कमाते हैं अगर बराबर तनख्वाह हो या बराबर आमदन हो तो उनको बराबर टैक्स देना चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको टैक्स देना है, अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, अगर आपके पास हजारों एकड़ भी ज़राई अराजी हो तो आपको टैक्स नहीं देना। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल इक्विटी का जो रूल है वो आपने वायलेट किया है। उसके बाद दूसरी चीज होती है वर्टिकल इक्विटी, कि जो ज्यादा पैसे वाले हों वो ज्यादा टैक्स दें इवन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। हम वो भी नहीं कर पा रहे। हम जो है वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जिनके पास शहरों में है, हम उनसे टैक्स नहीं लेते, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हम दवाइयों पर सेल्स टैक्स लगा देंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि हम सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे 1%। मतलब ये है कि अगर कोई माली या चौकीदार या ड्राइवर अगर एक साबुन खरीदता है तो हम पहले कह रहे थे कि 18% पैसे दो, अब हम कह रहे हैं 19%। सर ये तो तबाह कौन है ना, यही तो मैं कह रही हूँ। कता कलामी माफ मिफ्ता साहब, एग्जिस्टिंग सर कता कलामी माफ एग्जिस्टिंग सैलरीज क्लास पे अगर आप 45% टैक्स बढ़ा देंगे सर, ये तो बिल्कुल दे प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल सर। किस तरह जिएंगे? रिटेल, होलसेल, ट्रेड टैक्स, रियल एस्टेट टैक्स, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट टैक्स, प्रोफेशनल्स के ऊपर टैक्स, स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, इन चीजों पे क्यों गौर नहीं हो रहा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कटौती क्यों नहीं हो रही? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को शट डाउन क्यों नहीं किया जा रहा? पेंशन को रिप्लेस क्यों नहीं किया जा रहा? हाउ ये सारा डेट किस तरह रीपे होगा? यू बीन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, एक तो मसला ये है कि हमारे सिस्टम में सियासतदान दस्तो गिरेबा हैं। तो ये जो आप मुझसे बात कर रही हैं, आप स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, दीगर चीजें जो आप बात कर रही हैं और कीमतें बात कर रही हैं, यूटिलिटी के प्राइसेस की बात करी, बिजली गैस के बिलों की बात करी, वो तो हम सियासतदानों से नहीं सुनते। हम तो ये सुनते हैं कि मैं इसको पकड़ लूंगा, वो इसको पकड़ लेंगे, वगैरह वगैरह। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि मेयर, ये एक विल होनी चाहिए सियासतदानों की कि बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी वफाक में बैठी हुई है, वफाक की आइन की हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठी हुई है।
چیئرمین سینٹ کی صدارت کی، تو یہ ان کا بھی فرض ہے اور نون کا بھی فرض ہے. کوئی چیز نہیں روکتی نون کو کہ اس کی کمیٹی بلا لیں، NFC ایوارڈ کی نئی کمیٹی تشکیل کریں اور میٹنگ شروع کریں. ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے نہیں ہو، لیکن کم از کم یہ بات چیت کرنا ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب جنرل باجوہ صاحب کو پہلا ایکسٹینشن دینا تھا تو 340 لوگوں نے اسمبلی کے 350 میں سے ووٹ دیے تھے. تو جب ہم کو کوئی چیز کرنی ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے ملک کے لیے، تو پھر ہم سارے سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ایف کو تھوڑا سا سیاستدانوں کو اس چیز کا ادراک دلانا پڑے کہ بھائی یہ چیز کر گزرو، ورنہ ملک کے اندر غربت بڑھتی رہے گی. اگر وفاق جو ہے وہ دیوالیے کی نہج پہ ہوگا تو صوبے کیسے ترقی کر سکتے ہیں، ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو یہ اگر یہ چیز نہیں سمجھتے تو پھر پاکستان جو ہے بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گیا ہے، ہندوستان سے پیچھے رہ گیا ہے، سری لنکا سے پیچھے رہ گیا ہے، نیپال سے پیچھے رہ گیا ہے، اب پیچھے افغانستان ہی ٹھہرا ہے ہمارے. اللہ خیر کرے. بہت بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک.